महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र का अनावरण महाराष्ट्र चुनाव 2023 के मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें आमतौर पर जनता और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ संकल्प पत्र का अनावरण किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मित्रों, संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक। चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा। मित्रों, ये संकल्प पत्र वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र के लॉन्च पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से पीएम मोदी के दृष्टिकोण को महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से घोषणा पत्र का अनावरण किया है। जिनकी प्रेरणा से इस पूरे भारत में हम लोग काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके संकल्पों को महाराष्ट्र में यथार्थ में लाने का काम इस संकल्प पत्र के माध्यम से हो रहा है और भारत में हम सभी को जो ऊर्जा देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं और सामने खड़े रहकर हमारे साथ जो हमेशा युद्ध में आगे होते हैं, ऐसे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से ये संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। राजनीतिक दलों द्वारा 60 गांठ भी पूरी की जा चुकी है। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। वहीं इसी बीच महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र की वो जारी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर रखते हुए घोषणा पत्र रख रहे हैं। इसके पहले हमने 5 गारंटी रखी थी। देश के लोग निवेश के लिए महाराष्ट्र और मुंबई की तरफ देखते हैं। ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार को हम हटाएंगे, तभी एक अच्छी स्थिर सरकार हम महाविकास अघाड़ी को ला सकेंगे। महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक मुद्दे पे वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा। और उससे पहले मैं आपको चंद बातें, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। और ये ज्यादा बॉम्बे के बारे में बोलने का मुझे कोई ज्यादा ये नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और हमको सभी को जानकारी है। महाराष्ट्र में सभी लोग बम्बई की तरफ देखते हैं और सारी दुनिया के लोग और पूरे भारत के लोग भी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम सरकार से पूछते हैं कि आप क्या घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो साहिबगंज में और अन्य जगह बैठ गए हैं, क्या उनका नाम 1971 में है? ये लोग वोट के लालच में घुसपैठियों को यहां से बाहर नहीं निकाल रहे। हम आपको वचन देते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। हैं कि आप लोग घुसपैठियों को बाहर निकाले क्या? हेमंत सोरेन जी बोलते हैं झारखंड में घुसपैठी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मुरमा के आसपास बैठ किया, पाकुर में बैठ किया, साहेबगंज में बैठ किया, वो लोग कौन है? क्या वो लोगों का नाम 1951 में है? क्या उनका नाम 1971 में है? आज ये लोग जेएमएम का वोट बैंक है और वोट का लालच में ये लोग घुसपैठियों को यहां से नहीं हटा रहा है। हम आपको वचन देता हूं, इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा, ये घुसपैठियों को हम लोग सुन के बाहर निकालूंगा। ये हमारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेकों काम हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं। भाजपा जो कहती है वो कर दिखाती है। के पक्ष में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई आशीष शेलार जी के पक्ष में लोगों को एकजुट करना है, प्रेरित करना है मतदान करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक काम देश के अंदर हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं। और चाहे आज महाराष्ट्र में हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो,
एक्सप्रेस वे हो, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे मुंबई के अंदर स्थापित किया गया। वैसे तो पूरे देश के अंदर स्थापित हुआ है, लेकिन मुंबई के अंदर भी ये स्थापित हुआ है, जहां एक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसी बड़ी परियोजनाएं इन पर काम हुआ है। वहीं 70 से नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने। अब जैसे अभी महेंद्र भाई कह रहे थे कि उत्तराखंड में 4 धाम आने वाले लोग, या हमारे एक सीमांत क्षेत्र, मैं कहूं कि आदि कैलाश तक के रास्ते को जाने के लिए आज जिस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में 4 धाम हो गए रोडों में, उसी प्रकार से देश के अंदर भी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ है। उसी का परिणाम है। ये तभी हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। इसलिए लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में भी अब 4 धाम यात्रा करना हो या हमारे अन्य स्थलों को जाना हो, आसानी से हम लोग सब लोग पहुंच पाते हैं, आसानी से अपनी यात्रा कर पाते हैं, जो कई घंटों की यात्रा हो सकती है। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि दिल्ली से देहरादून, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और हमारे प्रदेश की राजधानी है, उसके बीच में मात्र 2.5 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा। एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, अगले 4, 5, 6 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा, तो दिल्ली और देहरादून एक सा हो जाएगा, मिला जैसा हो जाएगा। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। 70 से अधिक नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चल रही है। आज उज्ज्वला योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। यहाँ भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। जल जीवन मिशन हो या जरूरतमंद लोगों को हर महीने जो राशन देने की योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना, उस योजना ने लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करने और रोड शो निकालने पर चिराग पासवान ने कहा कि पीएम चुनाव में अपनी भूमिका को 100% तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं। वहीं विपक्ष द्वारा जीत के दावों पर चिराग पासवान ने कहा कि जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ बिहार में? चुनाव का समय है, बातें और दावे हर पार्टी करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव में अपनी भूमिका को 100% तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं एंड ओनिंग इट, पूरी तरीके से वो जिम्मेदारी को वो लेते हैं। और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में कई ऐसे राज्य जहां पे लोग मानते नहीं थे कि एनडीए या भाजपा की सरकार बन सकती है, ये उन्हीं के नेतृत्व का करिश्मा है कि वहाँ पे भी सरकारें बनी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आने वाले आज झारखंड में और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को और ज़्यादा गहराती है कि एनडीए की सरकार 23 तारीख को झारखंड में भी बनने जा रही है और एनडीए की ही सरकार 23 तारीख को परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है। पर उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात एक और है कि इस दौरान प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बिहार में भी निर्धारित हुए हैं। जहां 13 तारीख को वो दरभंगा में आ रहे हैं, तो वहीं 15 तारीख को हम लोगों की, मेरी खासतौर पर पुरानी लोकसभा रही जहां से 10 साल तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है, जमुई में भी उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र, हर जगह अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभाते हुए जनता का विश्वास लगातार न सिर्फ वो जीतते हैं, बल्कि जनता का प्यार भी उनके प्रति बढ़ता है। बिहार में लाठी डंडे की बात हो रही है। भाई, जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे। क्या हो गया बिहार में? कितनी सीटों तक ये लोग जा पाए? ऐसे में बातें करना, दावे करना चुनाव का वक्त है, स्वाभाविक है, हर कोई करेगा। पर अंतोगत्वा जिस तरीके से माहौल है या जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि एक तरफा बिहार की 4 सीट जहां पे विधानसभा की, जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं, या उन राज्यों में जहां पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन सारी सीटों पर एनडीए गठबंधन, एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
यूपी में जल्द ही उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में राज्य में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर वार चल रहा है। वहीं अब रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर से रायबरेली में सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे। वहीं अब भाजपा नेता हर्षित सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर रायबरेली में लगाए हैं। वहीं यह पोस्टर लगने से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हर्षित सिंह है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा रायबरेली जिले के हरचंदपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी आप जो बैनर लगवाए हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें उद्देश्य हमारा यही है कि जैसा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने अभी विपक्ष द्वारा जो एक जातिवाद फैलाया जा रहा है, जाति के प्रति भेदभाव फैलाया जा रहा है, उसी को लेकर अभी पूर्व में कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि अगर हम लोग जाति धर्म में बटेंगे तो अवश्य ही हम अपना कट नुकसान करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जैसी योजनाएं है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के माध्यम से हम सभी लोग सबका विकास करेंगे। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत मधुर गांव में जमीनी विवाद में सगे रिश्तेदारों ने भाई और भतीजे पर तेजाब फेंक कर उन्हें जख्मी कर दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद आरोपी भी फरार हो गया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने घटना के बारे में बताया है कि घटना जिनके साथ हुई उन्होंने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं आपको बता दें कि सुनील और उसके पुत्र जो है वो दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करते थे। पिता पुत्र वर्षों बाद दीपावली और छठ पूजा के लिए अपने गांव आए हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि बंद घर को खोलकर वो दोनों बाप बेटे साफ सफाई का कार्य कर रहे थे। तभी पाटीदारों ने घर खुला देख उनका विरोध किया। वहीं पाटीदारों का कहना था कि तुम लोगों की जमीन और घर नहीं है, जिस पर दोनों तरफ से मारपीट और गाली गलौच शुरू हो गई। सुनील और नीरज दोनों सो रहे थे। इसी दौरान पाटीदारों ने दोनों पर तेजाब फेंक दिया, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गए। जी, ये तुर्की के मधौल गांव की घटना है और कल शाम में हम लोगों के संज्ञान में आया है। तो इसमें है कि जो मधौल गांव में एक पिता के 4 पुत्र हैं, जिसमें कि 2 पुत्र एक तरफ और 2 पुत्र दूसरे तरफ 2 भाग में बंट गए हैं। और दोनों का घर अगल बगल होने के चलते ये लोग एक दूसरे पर छीटाकसी करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे के घर में कि वो गंदा फेंकना, गंदा फैलाना, ये सब कर रहे थे। उसी बीच कल काफ़ी बहस हो गई, तीखी बहस हुई, मारपीट भी हुई, एक दूसरे से मारपीट हुई। उसके बाद से मारपीट के कुछ देर बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर वो कि तेजाब से हमला किया, तेजाब फेंक दिया। इसमें हम लोग कि वो नामित किए हैं अपने 2 भाइयों को, सगे भाइयों को, अंबुज ठाकुर और अरुण ठाकुर को, जिसमें हम लोग अंबुज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिए हैं। अरुण ठाकुर अभी भी फरार हैं। और ये काफ़ी विवश घटना थी जो आज के अखबारों में भी ये आया था। उसी से वरीय अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उनका कहना है कि अरुण ठाकुर भी आज ही के आज गिरफ्तार होना चाहिए। मूल मामला इन लोगों का क्या चीज का है? मूल मामला जमीनी विवाद का है, जो चारों भाइयों में जमीनी विवाद है। और यहाँ पर अभी स्थिति ऐसी हो गई कि चारों भाई अपने से किसी न किसी को वो लोग जमीन लिख देता है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के खलीफा कॉलोनी उर्फ मिर्दगान में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां दंपति समेत बेटे की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मिर्दगांव स्थित खस्सो इलाके का है, जहां पति पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। तीनों की खून से लथपथ लाश घर के 2 कमरों में बरामद की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया है कि भूरा और उसकी पत्नी उवैद और बेटे याकूब का खून लथपथ जो है वो शव मिला है। शुरुआती जांच में लग रहा है कि पेचकस और चाकू से गोदकर उन तीनों की हत्या कर दी गई है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर चौकी में एक सुबह इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर जो है एक घर में कुछ बॉडीज पड़ी हुई है। इसमें एक ओल्ड कपल है, दोनों लगभग 60+ एज है, मंसूर और उनकी वाइफ जुबैदा।
उनकी जो है बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे हत्या हुई है। और उसके बाद जब घर को प्रॉपरली हमने चेक किया तो उनका एक बेटा याकूब, उसका भी शव मिला है। शव को हमने तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इनके विषय में ये जानकारी हुई है कि नॉर्मली जो है कबाड़ी वगैरह का ये काम करते थे और इनके जो है 5 बेटे हैं और एक बेटी। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां कायस्थ समाज द्वारा शहर में भगवान श्री चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने जगह जगह भगवान श्री चित्रगुप्त का पूजन कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं बैंड बाजों और डीजे पर बज रहे भजनों की धुनों पर श्रद्धालु नाचते और गाते हुए थिरकते हुए नजर आए। मेरा आरएन सक्सेना। ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका बताएं। ये हमारा भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें जितने भी कटआउट लगे हुए सब हमारे आराध्य जो है पूर्वज जिनके जो है जिन्होंने समाज के अंदर नाम कमाया है, उन सबके जो है पोस्टर हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान और लाल बहादुर शास्त्री, विवेकानंद जी, हरिवंश राय बच्चन। मेरा नाम प्रतिभा श्रीवास्तव है। मैं कायस्थ सभा कार्यकारिणी की मेंबर हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका बताएं। ये हम लोग चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा दीपावली के बाद जो पहला संडे पड़ता है हर वर्ष निकालते हैं, तो उसमें सभी कायस्थ सभा या पूरा समाज बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और हमारा ये मकसद है कि संगठन हो। इस बार कितनी संख्या होगी? संख्या हो जाती है 1,500-2 हज़ार तो आराम से होती है। मेरा नाम प्रतिभा श्रीवास्तव है। मैं कायस्थ सभा कार्यकारिणी की मेंबर हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका बताएं। ये हम लोग विमलेश सक्सेना, पूर्व उपाध्यक्ष श्री कायस्थ सभा विदिशा। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, उसका बता दें। ये दीपावली के 2 दिन बाद जो यम द्वितीया पर्व पड़ता है, उस दिन कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन और उत्सव रहता है। चूँकि उस दिन शासकीय अवकाश न होने के कारण और कायस्थ बंधु अधिकांश था, लगभग 90% शासकीय सेवाओं में होने के कारण दूज के बाद जो अगला अवकाश आता है, उस अवकाश के दिन श्री कायस्थ सभा विदिशा के नेतृत्व में लगभग 1200 परिवारों जो विदिशा में निवासरत हैं, उनके सहयोग से भगवान श्री चित्रगुप्त जी की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन माँ बैत्रवती के तट पर स्थित विदिशा नगर में किया जाता है। कितने वर्षों से निकाली है? भाई साहब, सबसे पहले फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।